हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फन विथ लर्निंग चैनल पर। आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि संभावित रूप से आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द पहचानिए। प्रथम विकल्प है सीख, दूसरा विकल्प है हाथ, तीसरा विकल्प मीत, चौथा विकल्प शिक्षा। तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षा, जो कि शिक्षा शब्द सीख शब्द का तत्सम रूप है। हाथ शब्द का तत्सम रूप हस्त होता है, मीत शब्द का तत्सम रूप मित्र होता है। तो इससे यह पता चलता है कि सीख, हाथ और मीत शब्द तत्सम शब्द नहीं है, तो इसलिए शिक्षा शब्द ही सिर्फ तत्सम शब्द है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। जल का पर्यायवाची है। प्रथम विकल्प अर्कजा, दूसरा विकल्प स्नेह, तीसरा विकल्प यमुना, चौथा विकल्प नीर। इसका सही उत्तर है नीर, जो कि जल का पर्यायवाची है। वहीं स्नेह का अर्थ प्रेम होता है, यमुना का अर्थ सूर्यपुत्री या अर्कजा। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द होगा। विकल्प हैं अनाभाव, दूसरा विकल्प अभाव, तीसरा विकल्प अनेकाभाव और चौथा विकल्प है तिरोभाव। इसका सही उत्तर है चौथा विकल्प, जो कि तिरोभाव। आविर्भाव का अर्थ होता है प्रकट होना और वहीं तिरोभाव का अर्थ होता है अदृश्य हो जाना, अर्थात गायब हो जाना। आविर्भाव का संधि विच्छेद होगा आवि जोड़ भाव। बढ़ते हैं अपने हम चौथे प्रश्न की तरफ। बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। विकल्प है निनिर्मेष, दूसरा विकल्प है पलक, तीसरा विकल्प है निमेष, चौथा विकल्प है मेष। तो इसका उत्तर होगा प्रथम विकल्प निनिर्मेष, जिसको कि हम अपलक भी कहते हैं। वहीं पलक का अर्थ होता है आंख के ऊपर का पतला आवरण, निमेष का अर्थ होता है आंख की पलक झपकना और मेष का अर्थ होता है भेड़। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। निम्न में से शुद्ध वाक्य की पहचान करें। प्रथम वाक्य है, निश्चित समय लगेगा इस कार्य को पूर्ण होने में एक। दूसरा विकल्प है, निश्चित समय लगेगा पूर्ण होने में इस कार्य को एक। तीसरा विकल्प है, इस कार्य को पूरे होने में एक निश्चित समय लगेगा। चौथा विकल्प है, इस कार्य को एक निश्चित समय लगेगा पूर्ण होने में। और वाक्यों को देखकर लग रहा है कि इसका सही उत्तर तीसरा विकल्प होगा, जो है इस कार्य को पूर्ण होने में एक निश्चित समय लगेगा। वहीं और समस्त विकल्पों में पद क्रम संबंधी अशुद्धियां हैं। बढ़ते हैं अपने हम छठे प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में एक शब्द चार अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, जिसमें से केवल एक ही सही ढंग से लिखा गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। जिसमें विकल्प है अनाधिकार, दूसरा विकल्प है अनाधिकार, तीसरा विकल्प है अंधिकार, चौथा विकल्प है अंधिकार। तो इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प अनधिकार, और यह वर्तनी में सही है, जिसका अर्थ होता है अधिकार का अभाव होना, और समस्त विकल्पों में मात्रात्मक त्रुटि है। बढ़ते हैं अपने हम सातवें प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। विकल्प है नृत्य, दीपक, कुटिया, धर्म। और हमारा सही उत्तर है कुटिया, जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द है, जिसके पर्यायवाची शब्द होते हैं कुटी, कुटीर, झोपड़ी, प्रणकुटी, और समस्त शब्द पुल्लिंग हैं। बढ़ते हैं अपने आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प है। वाक्य है, कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए। विकल्प है गुणवाचक विशेषण, दूसरा विकल्प संख्यात्मक विशेषण, तीसरा विकल्प व्यक्तिवाचक विशेषण और चौथा विकल्प सार्वनामिक विशेषण। दिए गए वाक्य के अनुसार यह संख्यात्मक विशेषण का बोध कर रहा है, क्योंकि इस वाक्य को जब आप देखेंगे तो यहाँ कुछ छात्र से किसी संख्या का बोध हो रहा है, 5, 10, 15। तो इसीलिए यह संख्यात्मक विशेषण के का बोध कर रहा है। बढ़ते हैं अपने हम नौवें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा दिया गया उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, और यहाँ हमें 100 उपसर्ग के अनुसार देखना है। तो विकल्प है संगम, सपरिवार, सचेत और सरस। तो इसका सही उत्तर है संगम,
जो कि 100 उपसर्ग से नहीं बल्कि सम उपसर्ग से बना है। वहीं बाकी को देखें तो सपरिवार जो कि 100 उपसर्ग जोड़ परिवार से बना है। सरस जो 100 उपसर्ग जो रस से बना है। और सचेत जो 100 उपसर्ग प्लस चेत से बना है। बढ़ते हैं अपने हम 10वें प्रश्न की तरफ। सच्चरित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? इसके विकल्प हैं सत्य जोड़ चरित्र, दूसरा विकल्प है सच जोड़ चरित्र, तीसरा विकल्प सत्य जोड़ चरित्र और चौथा विकल्प सच जोड़ रित्र। यहाँ पहला और तीसरे विकल्प में अंतर है। एक पहले विकल्प में तौ हलंत है और तीसरे विकल्प में सिर्फ तौ है। तो इसका सही उत्तर होगा पहला विकल्प जो कि 100 तौ में हलंत जोड़ चरित्र सच्चरित्र होता है। और इसका उदाहरण जैसे देख लें, शरद चंद्र को शरद जोड़ चंद्र लिखते हैं वहीं दौ में हलंत, उच्च को उत्त तौ में हलंत जोड़ चौ लिखते हैं उच्च, और विद्युत चालक को विद्युत तौ में हलंत जोड़ चालक लिखते हैं। बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबंध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ बोलियां दी गई है और कुछ जगह के नाम दिए गए हैं, तो उसके अनुसार हमें उसका मिलान करना है। तो हमारे सूची पहले में है राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। और सूची दूसरा में है भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, कन्नौजी, मालवी। तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थानी जो कि मालवी से जुड़ा हुआ है। पश्चिमी हिंदी कन्नौजी, पूर्वी हिंदी छत्तीसगढ़ी और बिहारी हिंदी जो कि भोजपुरी होता है। बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की तरफ। दिए गए विकल्पों में गोदान किसका उपन्यास है? विकल्प है हरिऔध, दूसरा विकल्प प्रेमचंद, तीसरा विकल्प निराला और चौथा विकल्प है अज्ञे। इसका सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प जो कि प्रेमचंद। इन्होंने ही गोदान में उपन्यास लिखा है। उनके अन्य उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प। वहीं देखें तो हरिऔध के उपन्यास हैं अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ। निराला के उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा। अज्ञे के उपन्यास हैं शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। तो इन सभी लेखकों के उपन्यास को आप ध्यान में रखें क्योंकि किसी से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने 13वें प्रश्न की तरफ। माखन लाल चतुर्वेदी की किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? विकल्प है हिम किरीटनी, दूसरा विकल्प है वेणु लो गुंजे धड़ा, तीसरा विकल्प है हिम तरंगिनी, चौथा विकल्प है मरण ज्वार। तो इसका सही उत्तर होगा हिम तरंगिनी, जिसे कि 1955 में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। बढ़ते हैं हम 14वें क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हमारा प्रश्न है आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकल्प है निकट व्यक्ति द्वारा धोखा देना, दूसरा विकल्प है निकट व्यक्ति का साथ ना देना, तीसरा विकल्प है निकट व्यक्ति को वश में करना और चौथा विकल्प है निकट व्यक्ति को फंसाना। तो इसका सही उत्तर होगा निकट व्यक्ति द्वारा धोखा देना। बढ़ते हैं हम आगे 15वें प्रश्न की तरफ। तो इनमें है इनमें से किस वर्ग में उष्म ध्वनियां हैं? विकल्प पहला है तालब सौ, मूर्धन्य सौ, दंत सौ और ह। दूसरा विकल्प है व, तीसरा विकल्प है ए और ए, चौथा विकल्प है री, रॉ और ठ। तो इसका सही उत्तर होगा पहला विकल्प जो कि तालब सौ, मूर्धन्य सौ, दंत सौ और ह उष्म ध्वनियां हैं। उष्म व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट या सुरसुराहट सी प्रतीत होती है उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। वहीं व और रॉ अंतस्थ व्यंजन है, ए और ए दीर्घ स्वर व्यंजन है, री हर्स्व स्वर व्यंजन है और ठ स्पर्श व्यंजन है। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। देशभक्त शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। जिसका सही उत्तर होगा विशेषण, क्योंकि यहाँ देशभक्त एक किसी आदमी के विशेष गुण का चर्चा हो रहा है। लाइक कि देख लें आप भगत सिंह देशभक्त थे, तो भगत सिंह के हम यहाँ गुण का वर्णन कर रहे हैं। तो जहाँ गुणवाचक विशेषण किसी के गुण का वर्णन किया जाए तो वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। तो इसलिए देशभक्त गुणवाचक विशेषण का बोध करता है। बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। तो तालाब का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें हमारा विकल्प है तड़ाक, दूसरा विकल्प है सर, तीसरा विकल्प है पुष्कर और चौथा विकल्प है तड़ाग। तो इसका सही उत्तर होगा तड़ाक, जो कि तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तड़ाक का अर्थ होता है किसी कड़ी चीज के टूटने से उत्पन्न होने वाली एक प्रकार की आवाज। वहीं तालाब के पर्यायवाची को देखें तो उसका होता है सरोवर, जलाशय, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवान, सारसी, ताल, तराग। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। चीर और चीर शब्द युग्मों का अर्थ होता है।
पहला विकल्प है प्रकाष्ठा और चमड़ा, दूसरा विकल्प है बहुत समय तक और वस्त्र, तीसरा विकल्प है सफेद और मुस्कान, चौथा विकल्प है युद्ध और काल। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प, एक चीर का अर्थ जो कि चीर काल कहते थे, समय का बोध होता है तो उसका अर्थ होता है बहुत समय तक, और एक चीर चीर हरण जो कि महाभारत में हम जानते हैं हुआ था, तो इसका अर्थ होता है वस्त्र, चीर हरण वस्त्र का हरण करना। बढ़ते हैं हम 19वें क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न की तरफ। खरी बोली का पहला महाकाव्य है। इसमें विकल्प हैं प्रिय प्रवास, यशोधरा, रामचरित चिंतामणि, मानसी। तो इसका सही उत्तर होगा प्रिय प्रवास, जिसके की रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हम हरिऔध के भी नाम से जानते हैं, और इस पुस्तक को 1914 ईस्वी में लिखी गई थी। आज का अंतिम प्रश्न है, विभत्स रस का स्थायी भाव है। तो विकल्प है क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय। तो इसका सही उत्तर होगा जुगुप्सा। बाकी देखें तो विभिन्न रसों के स्थायी भाव इस प्रकार से हैं, श्रृंगार रस के रति हैं, करुण का शोक, हास्य का हास, वीर का उत्साह, भयानक रस का भय, रौद्र रस का क्रोध, अद्भुत रस का आश्चर्य और विस्मय, शांत रस का निर्वेद और निर्वृत्ति, विभत्स रस का जुगुप्सा, वात्सल्य रस का रति, भक्ति रस का अनुराग। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हमारे साथ बने रहिए, ज़्यादा सीखने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें यदि अच्छा लगा हो तो। जय हिंद।